अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। और मेरी खुशी का राज ये है कि जनाब कल हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन रहा, बल्कि रात बड़ी अच्छी हमारे लिए रही है, फ़ख्र की रात थी। और मैं तो ये कहूँगी कि जनाब आगे आने वाला दिन है वो भी हमारे खुशी के दिन ही होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, पूरी पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का दिन है कि जिस लम्हे का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो हमारा नसीब बना है। हमारे मुल्क के बेटे सपूत अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबले में एक नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड हासिल किया है। और ये वो लम्हा है जो हमारी तारीख़ का हिस्सा बन चुका है और हमेशा याद रखा जाएगा। हम इस फतह को पूरी जोशो खरोश से मनाएंगे और मैं अपनी पूरी कौम को अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि अगस्त जो कि हमारी आज़ादी का महीना भी है, इस महीने में ये कामयाबी हमारे जज्बों को और भी जगाए रखने के लिए काफ़ी है। अरशद नदीम को भी हम बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं कि उसने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। उसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान ने 40 साल बाद, 40 साल का एक अरसा होता है, उसके बाद ओलंपिक्स में ये सोने का जो गोल्ड मेडल है ये हासिल किया। और ये कामयाबी सिर्फ अरशद नदीम की नहीं है बल्कि पूरी कौम की कामयाबी है कि जब अरशद नदीम ने उस वक्त उस ग्राउंड में सब्ज़ हलाली परचम को दुनिया के सामने बुलंद किया था ना, उसी वक्त पूरी कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद हो गया था। यकीनन मेहनत, महारत और प्रोफेशनलिज्म की बदौलत ही ये सब कुछ हो सका है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि अरशद नदीम का ताल्लुक़ मियाँ चन्नू के एक छोटे से कस्बे से है, लेकिन उनकी कामयाबी ने ये साबित करके दिखाया है कि ख्वाब बड़े हों और अज़ाइम पुख्ता हों तो कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमती है। असल बात आपकी हिम्मत और बुलंद अज़ाइम होते हैं। अरशद नदीम ने पहली ही थ्रो में 86 मीटर्स की शानदार कारकर्दगी दिखाकर फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया और फिर फाइनल में अपने हरीफों को पीछे छोड़ते हुए सोने का तमगा अपने नाम किया। और सबसे बढ़कर बात ये थी कि जनाब हमने इंडिया को हराया है। इंडिया सेकंड नंबर पर आया है, हमारा पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पर आया है। इंडिया की कोशिश थी, क्योंकि वो मुसलसल गोल्ड लेकर जा रहा था, इसमें भी जेवलिन थ्रो के अंदर भी, और उसकी कोशिश थी कि वो आज मतलब कल की रात भी इसके अंदर गोल्ड लेकर जाए, लेकिन उसको हमने पछाड़ा है, उसको पीछे छोड़कर और गोल्ड हम लेकर आए हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ अरशद नदीम की बदौलत ही हुआ है, उनकी मेहनत की बदौलत हुआ है। एक तो उन्होंने गोल्ड तो लिया ही लिया है, पूरे इस कंपटीशन में गोल्ड हासिल किया है, लेकिन उस कंपटीशन के अंदर भी उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि 92.97 मीटर्स का उन्होंने जो जेवलिन थ्रो का एक किया था, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कह ले कि रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है ओलंपिक्स का। तो हमारे लिए ये बहुत हौसले की बात है, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि सहूलियात नाकाफ़ी होते हुए भी वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर अरशद नदीम ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान के लिए खेले, मेहनत की और एक सबक हमें दिया कि हम अज़्म अगर हमारे अंदर है, हमारे अंदर जिद्दोजहद है, हम मेहनत करते जाएं, हम हौसला ना हारें, तो हम करके दिखा सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। ये वही अरशद नदीम है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी और फाइनल तक पहुंचकर तब उन्होंने 5वां नंबर हासिल किया था। बट आज वो हमारे हीरो हैं, बल्कि तब भी हमारे हीरो थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हौसले की बात होती है, बल्कि मज़ीद मेहनत की और आज वो ओलंपिक्स चैम्पियन बनकर हमारे सामने आए हैं। हमें इस कामयाबी पर फ़ख्र है और ये वो लम्हा है जिसे पूरी कौम एक साथ खुशी से मना रही है। और अरशद नदीम का नाम हमारी तारीख़ के सुनहरे सफ़ात में लिखा जाएगा। और इस बड़ी कामयाबी से हमें ये भी सबक मिलता है कि मेहनत, अज़्म और दुआ के साथ कोई भी मकसद अपना ज़िंदगी में हासिल किया जा सकता है। तो ये फुटेजेस हैं कल की, जब वो ओलंपिक्स में एक नया रिकॉर्ड बना रहे थे, जब वो पूरी मेहनत, लगन और जद्दोजहद के साथ गोल्ड हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और पूरा पाकिस्तान
उन्हें अपने घरों में बैठ के देख रहा था। इवन दो कि बहुत सारे पाकिस्तानी उस वक्त उस स्टेडियम में भी मौजूद थे जो उनको चीयर अप कर रहे थे, जो उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे और उनको दाद दे रहे थे, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे। और एट दी एंड हुआ ये कि जनाब ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अरशद नदीम जो है गोल्ड हासिल करने में कामयाब रहे और उन्होंने गोल्ड हासिल कर लिया। और अब वो वापस आएंगे और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। मियाँ चन्नू तक उनको हम लोग जो है इस्तकबाल करेंगे और बड़े ही शानदार आलीशान तरीके के साथ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि 40 साल के बाद पाकिस्तान में गोल्ड आया है और वो भी ओलंपिक्स में। और अगर जेवलिन थ्रो में देखा जाए तो 32 साल के बाद जेवलिन थ्रो के अंदर हम लोग गोल्ड लेकर आए। और अगर ओवरऑल बात की जाए पेरिस ओलंपिक्स की तो वो 40 साल के बाद हमारे पाकिस्तान को गोल्ड हासिल हुआ है। अरशद नदीम की वजह से हुआ है, तो शाबाश अरशद नदीम। पूरी कौम आप पर फ़ख्र करती है और आपको सलाम पेश करती है, आपकी मेहनत को, आपकी लगन को, आपकी हिम्मत को, जो कि आपने कभी भी नहीं हारी है, जिसकी वजह से ये आज का दिन हमें देखने को मिला है। और हम इस खुशी के साथ ये जो दिन मना रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अरशद नदीम की बदौलत हमें नसीब हुआ है। तो आज का दिन हम सब के लिए बड़ा खुशी का दिन होना चाहिए और अच्छे को उम्मीद रखनी चाहिए और हमेशा दुआ में यही आपको बोलना चाहिए और दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि हमेशा हमारे लिए अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो और हम पाकिस्तान का नाम बुलंद करने की कोशिश और तगोदो में लगे रहें। तो ये था जनाब दिन का आगाज़ जो हमने बड़े अच्छे तरीके से और खुशखबरी के साथ किया है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ हम स्किन केयर के हवाले से बात कर लेते हैं कि जनाब ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से जिनको बहुत ज़्यादा मसला होता है कि जनाब हमारे चेहरे पर एक्नी होना शुरू हो गई है, फाइन लाइन्स पड़ना शुरू हो गए हैं, या फिर एजिंग से पहले ही जो एजिंग है वो विजिबल होना शुरू हो गई है, जिसको फाइन लाइंस कहते हैं, या आपके रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर भी, आपकी इवन दो की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो जाते हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ लग रही है कि आप अब ठीक है बूढ़े तो होना ही है, एज हमने करना है, लेकिन ग्रेसफुली एज किस तरह करना है ये भी आपके हाथ में हो सकता है। तो इस पर हमने आज बात करनी है डर्मल फिलर्स के हवाले से कि ये है क्या, इनका यूज़ किस तरह किया जा सकता है, प्रोफेशनली इसका यूज़ किस तरह किया जा सकता है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, एहतियातें इसकी किस तरह हमने करनी है, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ईमा शाहीन मौजूद है स्टूडियो में, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर ईमा, आपको वेलकम कहते हैं जागुल हॉर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर ईमा। डॉक्टर ईमा, आज हमने डर्मल फिलर्स के हवाले से बात करनी है कि ये होते क्या हैं और किस किस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है ख़ास तौर पर। जैसे मुनीबा आपने स्टार्ट की बात के एजिंग, हाँ, एजिंग के प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी जो स्किन होती है या हमारी जो ओवरऑल लुक होती है वो हमारा बोन स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमारी स्किन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, यानी आप ऊपर से देखते हैं जो स्किन है, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, उसकी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, फिर डर्मिस होती है, फिर उसके बाद आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू स्टार्ट हो जाता है, उसके नीचे फैट लेयर्स होती हैं। स्पेशली मैं आपको फेशियल स्किन के मुतालिक बता रही हूँ, अदरवाइज भी फैट होती है। उसके बाद एक लेयर होती है जिसे हम स्मैश कहते हैं, जो उर्फ आम में आप उसे मस्कुलर लेयर कह सकते हैं, जिससे हमारे इमोशंस बनते हैं। उसके बाद डीप फैट फॉलोड बाय द बोन स्ट्रक्चर। अब एजिंग के साथ होता ये है कि मेनली जो आपका डीप फैट की लेयर है, वंस यू आर इन योर 30s लेट 30s, उस पर वैसे तो लेट 20s के अंदर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू, हम कहते हैं बेबी फैट कम हो गया, तो वो कम कुछ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी वो जो फेशियल कॉन्टोर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। शुरू में तो लगता है हमें बहुत अच्छा कि वो बेबी फैट ख़त्म हो गई है और आपकी चीक बोन्स प्रोमिनेंट हो गई हैं, आपकी जॉ लाइन प्रोमिनेंट हो गई है। लेकिन जब और ज़्यादा चेंजेस आते हैं तो फिर सैगिंग, यानी जो चेहरे का थोड़ा ढलकना, उसमें दोनों फैक्टर्स होते हैं कि आपकी डीप फैट कम हो रही है, उसके बाद आपकी स्किन जो होती है, जो अपर लेयर डर्मिस वाली,
वो भी उतनी इलास्टिक नहीं रहती। वो उस तरह जैसे आप ये देखेंगे एक टेबल है, उसके ऊपर एक क्लॉथ है, तो उसकी क्लॉथ की भी वो क्वालिटी नहीं रहती और टेबल भी नीचे से हाँ, ख़राब हो रही है। अब वो जो ख़राब होना शुरू हो रही है, तो बेसिकली बात ये है कि बोन स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आती हैं, लेकिन जो अर्ली चेंजेस होती हैं वो ज़्यादा ये फैट कम होने के साथ। अब उसको फैट के कम होने को या किस तरह कॉम्पनसेट किया जाए, तो उसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम फिलर कहते हैं, यानी जो गैप पैदा हो गया है हम उसको फिलअप करते हैं। ठीक है। अब उसको फिलअप करने के लिए मुख्तलिफ टाइप के मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो हाइलुरोनिक एसिड है। अब हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन का अपना कंपोनेंट होता है और ये इस तरह मतलब गुड क्वालिटी यूज़ करने के लिए इसलिए कहते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह हो, वो सिंथेटिक ही होता है, ज़ाहिर वो कोई नेचुरल नहीं है, लेकिन उसकी अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग गुड क्वालिटी यूज़ करेंगे। अगर आप अदरवाइज़ कोई सस्ता और ख़राब क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो उससे स्किन रिएक्ट करती है, यानी वो एज आप उसमें आप कहते हैं फॉरेन बॉडी रिएक्शंस वगैरह आते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हाइलुरोनिक एसिड इज़ द मेन वन, बट हाइलुरोनिक एसिड के अलावा भी और टाइप्स के फिलर मौजूद हैं। फिलर्स को हम बेसिकली दो टाइप में, फिजियोलॉजिकल और बायोस्टिमुलेटरी फिलर्स में डिवाइड करते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग इंडिकेशंस हैं और फिर उसकी कॉस्ट का डिफरेंस है। बताया जाता है कि आपको कौन से फिलर्स यूज कराने हैं। बिल्कुल इसी तरह बात है कि अब अगर आप चाहते भी हैं कि आप, क्योंकि आजकल जो है वो गूगल हर किसी के पास मौजूद है, हर बंदा जाता है सर्च करता है, अगर आप कुछ सीख भी लेते हैं, पढ़ लेते हैं कुछ के नहीं जी, परमानेंट फिलर्स जो है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, टेम्परेरी होते हैं, सेमी परमानेंट होते हैं, परमानेंट होते हैं। अब वो परमानेंट में हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि वी गो स्ट्रेट अहेड विद द परमानेंट फिलर, लेकिन उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है, या आपको आपका ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक प्रैक्टिशनर ही बता सकता है। तो अब आप ये जाके रिक्वेस्ट जरूर करें, आप डिस्कस करें, ये आपका राइट है, लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ना कह दें कि बस मुझे यही लगवाना है। पहले आप कंसल्टेशन कर लें, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लें। इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपने जैसे कहा कि ऑब्वियसली जो आपकी एजिंग से थोड़ा एक थकावट या और जैसे आपके स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है शायद। एक आप वैसे ही है कि आप देखने में लुक आपकी होती है, उससे आपकी मेंटल स्ट्रेस के साथ वो और ज़्यादा, तो ये जो एक लुक भी आपकी इम्प्रूव करता है और आपकी जैसे मेंटल वेलबींग बेहतर करता है, तो आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा, किन को पर फिलर्स कराने चाहिए, जिन मतलब कौन सी ऐसी बीमारियों में करा सकते हैं, या कोई ऐसी कंडीशन हो, या सबको ही कराने चाहिए? अच्छा मुनीबा, बात इस तरह है कि ये एक हद तक पर्सनल चॉइस का मैटर है, या फिर कॉस्मेटिक उसमें भी आ गया है थोड़ा बहुत। अच्छा, अब ये है कि आई एम हार्डकोर डर्मेटोलॉजिस्ट और उसके बाद ऑब्वियसली कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक्स, और एक डर्मेटोलॉजिस्ट का हमें पहले दिन से मजाक उड़ाते हैं कि माहिर अमराज़ खाल और खुरक। ठीक है, जो आपकी एक्सटेंशन ऑफ लाइफ या ड्यूरेशन ऑफ लाइफ में डर्मेटोलॉजिस्ट का रोल इतना ज़्यादा नहीं है, स्टिल मतलब उस डिबेट में नहीं हम जाते, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बीइंग ए डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल लाइमलाइट में आ जाते हैं और आप बहुत टेंशन में आते हैं। अगर आपको कोई डायबिटीज है, किसी को नहीं पता चलता। अब ये कि इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम डे वन आपकी एस्थेटिक्स और कॉस्मेटोलॉजी को डील कर रहा है, वो आपकी लुक को बेहतर बना रहा है। अब इसमें बात इस तरह की कि किसको कराना चाहिए। अब बीमारियों में भी इसके यूजेस हैं। अच्छा, आई वुड से कि यूजेस हैं। अब वो एक्नी के स्कार्स में हो गया, या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें आपकी स्किन में परमानेंट गड़े बन जाते हैं, उसको हम फिलअप कर सकते हैं। लेकिन रूटीन में आमतौर पे लोग ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं। उसमें जैसा कि आपने कहा कि आपकी एक मेंटल वेलबींग बहुत इंप्रूव होती है, कि अगर आपको लग रहा है कि जी मेरे यहाँ पे कुछ लोग वरिड नहीं होते कि थोड़ी सी कोई फाइन लाइन बन गई है या कोई थोड़ी एज चेंजेस, बट दोज हु आर वरिड या वो लगना चाहते हैं, अच्छा लगना चाहते हैं, वो करा सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये कि इट्स नॉट ओनली फॉर एजिंग। अच्छा, कई दफ़ा होता है कि आपके फेशियल फीचर्स इस तरह हैं कि ऑब्वियसली नेचर हैज़ मेड यू परफेक्ट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप चाह रहे होते हैं कि थोड़ी सी इसमें एनहांसमेंट आ जाए। अब यहाँ पे मेरा ऑब्वियसली मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल इस तरह कि जैसे आप मेकअप करके आप खुदा की दी हुई चीज़ को खूबसूरत बनाते हैं, उसी तरह फिलर्स के साथ अपने फीचर्स को आप एनहांस कर सकते हैं। अच्छा। और वो यंगर एज ग्रुप में भी बहुत लोग करा रहे हैं। और फिलर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि अब मैं कॉस्मेटिक सर्जरी के मुकाबले में बेहतर इसलिए कहूँगी कि इट्स रिवर्सिबल।
अच्छा, तो ठीक आप है। मतलब एक दफ़ा कराते हैं, आपको रिपीट, ये इसकी डाउन साइड भी है, उसका ड्रॉबैक भी है कि वो ख़त्म हो जाता है, फिर आपको दोबारा कराना पड़ता लेकिन है, बात ये refill। भी कि अगर आप एक दफ़ा कराते हैं और आपको महसूस होता है कि नहीं दिस इज़ नॉट फॉर मी, अच्छा। जैसे कई लोग लिप ऑगमेंटेशन हाँ, कराते हैं, हाँ। तो दैट इज़ रिवर्सिबल। एक तो विद टाइम ख़त्म हो ओके। जाती है, उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड के साथ, अब फिलर्स की भी डिफरेंट टाइप है, हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स के साथ ये एडवांटेज है कि आप उसको इंजेक्शन लगा के डिजोल्व कर सकते हैं। रिवर्सिबल है, ये नहीं कि आपको फिर पूरा उसका टाइम स्पेंड पूरा करना जी, पड़ेगा। जी, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। दूसरा, बहुत से लोगों की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बहुत गहरे हो जाते हैं, वो लोग भी क्या ये फिलर्स करवा सकते हैं और उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं? अच्छा मुनीबा, डार्क सर्कल्स जो है ना वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को होते हैं। हाँ जी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अगेन प्रॉपर डायग्नोसिस। डार्क Okay. सर्कल की एक रीज़न नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों की आंखें नेचुरली डीप सीटेड होती हैं, हाँ। कि मतलब वो आपका ना असल में जो ऑर्बिट ऊपर से जो मोन होती है उसका शेडो यानी साया पड़ रहा होता है, उस वजह से डार्कनेस नज़र अच्छा। आपको हो रही है। कुछ पेरी ऑर्बिटल पिगमेंटेशन यानी आंखों के इर्द गिर्द काले हल्के हाँ, यानी हाँ। काला रंग काला हो जी, जाता है, जी। उसकी भी मुख्तलिफ रीज़न है। जिनको एलर्जीज का प्रॉब्लम होता है, आंखें मलते रहते हैं, या जो आंखों के अंदर भी कई दफ़ा हमारे यहाँ सुरमे लगाने का बच्चों को भी बहुत शौक है, उससे थोड़ी टैटूइंग हो जाती है, यानी वो जो काला रंग है वो स्किन के इधर उधर भी चला ओके, जाता है, ओके। वो वजह होती है। उसके अलावा एजिंग के साथ या अदरवाइज सन एक्सपोजर हाँ। से जैसे छाइयाँ बनती हैं यहाँ पे वो काला, यहाँ पे भी तो बना। उसके हिसाब से। बाकी जो यहाँ पे फैट लॉस की वजह से, अब इसमें ये आई बैग्स ना हो, क्योंकि वो जो यहाँ पे फैट होती है वो आगे बाहर को निकल आती है, वो आई बैग्स जो है वो इतने ज़्यादा करेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर आपके डिप्रेशंस बन गए हैं, ये भी आपका जो स्किन स्पेशलिस्ट है ओके, वो आपका, देखकर बताएगा। वो देख कर बता सकता है कि आप फिलर्स आपके लिए हैं या नहीं है। तो आप ओके। ज़रूर कंसल्ट करें। इफ़ दे आर फॉर यू, यानी वो आपके लिए अच्छी ऑप्शन है, तो दे आर ठीक वेरी है। गुड। वो आपको बहुत अच्छा एक ऑब्वियसली लुक आपकी अच्छी करा आंखें देगा। थकी भी नहीं आपकी लगेंगी, और ठीक वो है। आपकी खूबसूरती में इजाफा होगा। मतलब कोई भी चीज़ आप करने से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा कंसल्टेशन कर लें, ताकि वो चीज़ आपके लिए है भी, या सिर्फ कंसल्ट करके या बाकी कोई चीज़ लगा कर खा पी कर अपनी डाइट बेहतर कर कर आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो कंसल्ट करना इज़ वेरी मस्ट। डॉक्टर ईमा हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम बात कर रहे थे फिलर्स के हवाले से, किसको कराने चाहिए किसको नहीं कराने चाहिए। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, और सेहत में भी ख़ास तौर पर अल्लाह की कुदरत के हवाले से, कि अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं अल्लाह के हसीन नज़ारे देखने के लिए, और इस पूरी कायनात को देखने के लिए, और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि इतनी खूबसूरत सिनरी से हमें नवाजा गया है। तो अगर आपकी विजन अच्छी है, अगर आपकी आंखें अच्छी हैं, आपकी नज़र अच्छी है, तो जनाब आप कुछ भी खूबसूरती जो अल्लाह पाक ने बनाई है उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नज़र कमज़ोर होती जा रही है, या फिर आपको ख़ास तौर पर रात के वक्त कम नज़र आता है, अंधेरे में यहाँ पर नहीं नज़र आता, तो ये एक बीमारी हो सकती है। ये बीमारी, इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, और बहुत से लोग इसमें मुब्तला भी होते हैं कि रोशनी में तो उन्हें सही नज़र आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही रात ढलती है या अंधेरा होना शुरू हो जाता है या लाइट नहीं होती है, तो उनके विज़न जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्हें नज़र आना बंद हो जाता है। और इसकी क्या वजह है, ये बीमारी क्या है, किस तरह होती है, इसका इलाज क्या है, आज हमने उस पर बात करनी है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मज़हर मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि माहिर अमराज चश्म हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, ये तो हमने सुना है कि मतलब आँख नज़र आपकी कमज़ोर हो जाती है, आपको ग्लासेस लगानी चाहिए, उसकी वजह से स्टैटिक हो जाती है और वो नंबर नहीं बढ़ता। कुछ केसेस में नंबर बढ़ भी जाता है, लेकिन ये क्या मामला है कि सुबह आपको सही नज़र आ रहा है और जैसे ही रात हो गई, अंधेरा हो गया और आपको नज़र आना बंद हो गया? बेसिकली ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है या रात को कम नज़र आना, ये एक बीमारी नहीं, एक अलामत है। जो अच्छा। कि आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों में हो सकती है। ओके। ये एक ब्रॉड एम्ब्रेला है जिसके नीचे बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। ओके। सबसे कॉमन रीज़न तो यही होता है कि जिन लोगों को ऐनक लगी होती है, इवन उनको भी अंधेरे में थोड़ा कम नज़र आता है कंपैरेटिवली जिन लोगों को ऐनक नहीं लगी होती उनसे। अच्छा। दूसरा, जिन लोगों को सफ़ेद मोतिया होता है उनकी नज़र भी अंधेरे में कम हो जाती है। काला मोतिया होता है जिनको, उनको भी। अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें कि अंधेरे में ना नज़र आने वाली बीमारी या अंधराता या शबकोरी, तो ये बीमारी जैसा मेडिकल टर्म में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। अच्छा। और ये पैदाइशी होती है, यानी कि ये पैदाइशी वक्त बच्चे में होती है।
अच्छा, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती है, मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन ऑन दोज टाइप्स ये डिफरेंट तरह प्रेजेंट करती है डिफरेंट एज ग्रुप्स लेकिन में। अगर ये पैदाइशी तौर पर बच्चे में होती है तो उसको मतलब रात को नज़र नहीं आता, सुबह उसको नज़र आता है। इनिशियली ऐसा ही होता है कि रात को नज़र कम होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन की नज़र भी ख़त्म होने लग जाती है। मतलब ये मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता जी है। हाँ, इसमें ना जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ बीमारी कुछ टाइप्स जो होती हैं वो बहुत सीवियर होती हैं और बहुत छोटे बच्चों में ही बहुत अर्ली प्रेजेंट कर जाती हैं, और छोटे छोटे बच्चे हमारे पास पेरेंट्स लेके आते हैं कि इसको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। और कुछ इसकी किस्म है जिसके अंदर जो है ये इवन मिडिल एज से ओल्ड एज तक भी लोगों को नहीं पता चल पाता कि हमें बीमारी है। वो रूटीन एग्जामिनेशन पे आते हैं और हमें उनकी आंख का पर्दा देख के पता चलता है कि आपको तो ये भी बीमारी है साथ में, तो कहते हैं हमें तो कभी महसूस ही नहीं हुआ। अच्छा। तो वो उनकी माइल्ड फॉर्म होती है बीमारी की। ओके। और स्वेयरिटी में कि आपको बिल्कुल ही शुरू में ही आना बंद हो जाता है? बेसिकली इसमें ये होता है कि शुरू में नज़र बेहतर होती है, बच्चों को भी इतना अंदाज़ा नहीं होता, पेरेंट्स को भी नहीं होता, ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ नज़र कमज़ोर होती जाती है और अर्ली टीन्स में या लेट टीन्स के अंदर ये ज़्यादा सीवियर हो जाती है और फिर इवेंचुअली ये ब्लाइंडनेस की तरफ चली जाती है, टोटल ब्लाइंडनेस की तरफ। ओके, मतलब ये किसी भी एज में अकर हो सकती है, इसका एज से लेना देना नहीं है? जी, किसी भी एज में प्रेजेंट कर सकती है, हमारे पास होती है, पैदाइशी ही होती है। अच्छा, तो इसकी वजूहात क्या पर कोई सामने आई है? मेडिकल साइंस ने कुछ बताया? वजूहात जो इसकी हैं वो है जेनेटिक्स में। इसकी एज सच कोई एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है इसके अंदर। जीन्स में ही ऐसी ख़राबी होती है पैदाइशी तौर पे बच्चों में कि उनके अंदर हमारी बेसिकली आँख के अंदर सेल्स होते हैं जो हमें दिखाते हैं। तो हमारे आँख के वो वाले सेल्स जो कि हमें अंधेरे में दिखाते हैं, इस बीमारी के अंदर वो ख़राब होने लग जाते हैं और वो उनकी बेसिकली कोई भी जीन के अंदर ही कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो सेल्स या तो बन नहीं रहे होते या डैमेज हो रहे होते हैं या ख़राब हो रहे होते हैं, और फिर इवेंचुअली ये जो बीमारी है जो वो सेल्स जो दिन में दिखाते हैं उनको भी असरअंदाज करने लग जाती है। तो शुरू में पहले रात को कम नज़र आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन में भी नज़र ख़त्म होने लग जाती है। मतलब टोटली ब्लाइंडनेस होना शुरू हो जाती है? जी। ओके, मतलब ये बहुत ज़्यादा सीवियर मसला है। और ये पाकिस्तान में इसकी रेशो कितनी है? ये बहुत ज़्यादा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं चल पाता। अच्छा। मैं तकरीबन 2 साल पहले बाहर गया था और मैंने इस पे काम किया, सीखा, और उसके बाद जब मैं वापस आया और जब मैंने इसके बारे में इस बीमारी को लेकर स्पेसिफिकली काम करना शुरू किया तो मुझे भी हैरत हुई कि तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और बहुत ही कॉमन है और बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी है। मतलब जब लोगों को पता चला कि मैं इस बीमारी में बाहर से काम करके आया हूँ, उस बीमारी का थोड़ा बहुत इलाज कर रहा हूँ और मेरे पास जिस तरह पेशेंट प्रेजेंट किए तो वो मेरे लिए भी हैरानी की बात थी कि हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन डिजीज़ है और पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। मतलब मेरे पास पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स आ रहे हैं इस डिज़ीज़ के इलाज के लिए। तो मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि तो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका पता नहीं चल पाता। इसका पता नहीं चल पाता और इसके कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है जो इसकी रीज़न में आ सकते हैं। ये टोटली मौरूसी बीमारी है, जेनेटिक की बीमारी है। तो इसकी कोई फिर एहतियात बरती जा सकती है कि ये बीमारी हमें ना हो, ऐसा भी कोई मैकेनिज़्म है? इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो आप जिसमें कर सकते हैं हम लोग, इसमें ये कि है तो ये मौरूसी, लेकिन कुछ लोगों को ये बगैर किसी फैमिली हिस्ट्री के भी हो सकती है। यानी कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो ख़ानदान में किसी को थी ही नहीं, तो हमें कैसे होगी। तो इसकी एक टाइप ये भी है, इसको स्पोरेडिक टाइप कहते हैं हम, जिसमें किसी को भी रैंडमली किसी पर्सन को हो सकती है, लेकिन अगेन वही बात है कि इसका कोई कॉज नहीं है। अच्छा। और इसको रोकने के लिए या इससे बचने के लिए सिर्फ एक चीज़ जो हम एडवाइस करते हैं कि कज़न मैरिजेस ना की जाए, क्योंकि ये डिज़ीज़ फैमिली में रन करती है और नस्ल दल नस्ल जो है ना ये चलती रहती है। और अगर एक नस्ल में है और अगर उस नस्ल में आपस में कज़न मैरिजेस हो जाएं तो अगली जो नस्ल है उसके अंदर ज़्यादा सीवियर होती है और ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट करने लग जाती है। ओह, ओके। और अगर ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे को आपकी फैमिली में है तो उसी फैमिली में दूसरे बच्चों को भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा होता है। बहन भाइयों को होती है, 5 बहन भाई हैं, 4 को है, 4 बहन भाई हैं, उन सबके चारों के आगे जो बच्चे हैं उन सबको है। तो ये इस तरह फैमिली में रन करती है। तो इसलिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है जो और इसमें सिर्फ एक ही एहतियात है जिसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कज़न मैरिजेस जो है उसको थोड़ा सा कम किया जाए हमारे यहाँ पर रीजन में, क्योंकि इसकी बहुत फ़रोग दिया जाता है ख़ास तौर पर। तो अब जिनकी ऑलरेडी नज़र ख़राब है और जो लोग हमें अगर देख रहे हैं डॉक्टर साहब जिनके साथ ये मसला है नाइट ब्लाइंडनेस का, तो वो अब क्या करा सकते हैं? अगर जिस नंबर पर उनकी नज़र है या
आधी से ज़्यादा अगर उनकी नज़र कमज़ोर हो गई हुई है, तो अब वो क्या ऑप्शन है उनके पास, क्या ऑप्ट कर सकते हैं? देखिए जो नाइट ब्लाइंडनेस है ना, उसका ऐनक के नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ऐनक के नंबर से ताल्लुक नहीं, ओके। क्योंकि ये पर्दों का मसला है, आँख के पर्दे, रेटिना का मसला है। अच्छा, उसमें ऐनक के नंबर का ऐसा कोई रोल नहीं होता। ओके। इसमें जो बेहतरी होती है वो जो ज़्यादातर होती है ये होती है कि मरीज़ को अंधेरे में कुछ बेहतर नज़र आने लग जाता है, या उसकी साइडों की, इस बीमारी में साइडों की विजन्स भी जो है ना वो कम होती है। अच्छा, साइड्स के पेरिफेरल विजन हम कहते हैं वो कम होती है, तो वो थोड़ी बेहतर हो जाती है। अंधेरे में चीज़ों की अप्रिसिएशन बेहतर हो सकती है। तो मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ, अगर आप उठ के रात को चल के वॉशरूम तक चले जाएं, किसी पर डिपेंडेंसी ना हो, आप उठ के पानी पी लें, अगर चलते फिरते आप किसी चीज़ से ठोकर ना खाएं, तो यही बड़ी बात है। अगर किसी मरीज़ को यही हो जाए तो वो भी उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है, कि वो कहता है हमें तो ये भी बहुत बेहतर है हमारे लिए। हाँ, कि अगर हमें यही सिर्फ नज़र आना शुरू डिपेंडेंसी हो ना हो जाए किसी के ऊपर अंधेरे में, तो वो कहते हैं हमें तो ये भी बहुत अच्छा तो है हमारे वो लिए। हो सकती है। अच्छा, दूसरा ये तो चले हमने ये बात कर ली, ओवरऑल हमारे यहाँ पे रीजन में या अगर देखा जाए पाकिस्तान में, तो आइज़ का मसला बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है कि आई साइट वीक होना शुरू हो गई है। मतलब लोग तरक्की करते हैं, हम इसमें तरक्की कर रहे हैं बीमारियों के अंदर, मुख्तलिफ बीमारियाँ यहाँ पर जन्म लेती हैं कि छोटा छोटा बच्चा है, उसने इतनी मोटी मोटी ऐनक लगाई हुई होती है, और मतलब क्या वजह है इसकी कि इतनी ज़्यादा ये मसला बढ़ता जा रहा है हमारे रीजन में? बीमारियाँ पहले भी आइज़ की बहुत थी, अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करूँ, बीमारियाँ तब भी थी, लेकिन लोग इस चीज़ को इतना बॉदर नहीं करते थे। अगर किसी के पेट में दर्द होता है, किसी को खांसी होती है, बुखार होता है, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाता है। अगर किसी की आंख में दर्द हो तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो घर में के गुलाब डाल लेगा, शहद डाल लेगा, पानी से धो लेगा आँख को। शहद डालने का? इवन ये भी होता है, ये होम रेमेडीज़ हैं, या घर में कोई भी ड्रॉप पड़ा हो पुराना कोई, तो वो भी उठा के डाल लेता है। बिल्कुल ट्रू। तो हमारे घरों में तो ये चलता है ना हमारे मुल्क में। अब चूँकि अब जैसे आपने बात की, आजकल बहुत ज़्यादा चश्मे की बात की, बच्चों को लग रहे हैं, तो उसकी पहली रीज़न तो ये है कि स्क्रीन यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया हमारा। हमारी हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई हुई है, हम हर चीज़ मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैब पे कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे खाना नहीं खाते, उन्हें मोबाइल ना दिया जाए तो ये सबसे बड़ी रीज़न है कि स्क्रीन यूज़ जो है वो हमारे छोटे बच्चों के अंदर ऐनक जो लग रही है उसकी। अच्छा, तो उसकी वजह से आंखें जो स्ट्रेस स्टेट में रहती हैं, फोकस रहती हैं हर वक्त, तो वो वीक हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, तो क्योंकि ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की, तो इसकी रोकथाम के लिए फिर हमें किस तरह की इनिशिएटिव्स लेनी चाहिए? अगर आप नज़र के हवाले से बात करें कि ऐनक लग रही है, तो उसमें तो सबसे पहले ये है कि स्क्रीन यूज़ कम से कम करें। सही। बच्चों को हम स्क्रीन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उसमें लिमिटेड टाइम हमारा जो 20 मिनट से 30 मिनट तक होना चाहिए पूरे दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, और वो भी गैप के साथ। ओके। सेकेंडली, कुछ बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है बहुत झुक के और लेट के पढ़ते हैं और अच्छी कम रोशनी में पढ़ते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। उनको प्रॉपर चेयर टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ना चाहिए। अच्छा। और बहुत ज़्यादा झुकना ही चाहिए, किताब को, कॉपी को एक डिस्टेंस के ऊपर, एक 1 आर्म्स लेंथ के ऊपर रख के बुक को या कॉपी को फिर पढ़ना लिखना चाहिए। अच्छा, तो ये चाहते हैं कोई जिन पे हम अगर अमल करें तो फिर बच्चों में ऐनक को हम रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, बड़ों में भी हम लोग क्योंकि फ़ोन भी यूज़ कर रहे होते हैं, बाकी और भी कामकाज होते हैं, तो आंखें बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस में आ जाती हैं, थक जाती हैं, या बहुत ज़्यादा कभी कभी ख़ारिश भी होती है आंख के अंदर, ईचिंग होना शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजह है और इसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है? अडल्ट्स की बात करें तो हम जब बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं तो हमारा एक मैकेनिज्म होता है नेचुरली आंखें ब्लिंक करने का। हाँ जी। तो हम वो उस टाइम पे नॉर्मली ब्लिंक नहीं करते उस रेट से जिस रेट पे हमें करना चाहिए। जब हम स्क्रीन यूज़ करते हैं, हम फोकस करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हम ब्लिंक नहीं करते। जब हम ब्लिंक नहीं करते तो हमारी आंखें जो होती हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। ओके। जब वो ड्राई होती हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। स्ट्रेस में आती हैं तो भारीपन शुरू हो जाता है आंखों के ऊपर। तो इन दैट केस हमारे लिए भी यही है कि हमें भी स्क्रीन कम से कम यूज़ करनी चाहिए, गैप के साथ यूज़ करनी चाहिए। और अगर हमें बहुत ज़रूरी है, हमारी मजबूरी है, हमने काम करना है, पढ़ना है, तो 20 का रूल होता है, 20 का कि हर 20 मिनट्स के बाद आपने 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट दूर देखना है बिल्कुल। और इसके अलावा अगर ड्राई आइज़ हो चुकी हुई हैं तो उसमें आप आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जो कोई भी मार्केट में अवेलेबल हो, मार्केट से मिलते हैं, प्रेफरेबली प्रिजर्वेटिव फ्री होने चाहिए। अच्छा, और वो कैसे हमें पता चलेगा कि प्रिजर्वेटिव फ्री है? वो आपको किसी अच्छे आंखों के डॉक्टर को दिखा के पता चलेगा। अच्छा। वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, मतलब वैसे नहीं फिर ओवर द काउंटर जो मिल रहे हैं वो नहीं हमें ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपके जिस केमिस्ट से आप ले रहे हैं उसको पता होना चाहिए प्रिजर्वेटिव फ्री कौन सा है। ठीक है। यूजुअली जो आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं उनमें तो हम कहते हैं ठीक है आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, OTC है। बट अगर तो आप स्पेसिफिकली बात करें, और क्योंकि ड्राई आइज जो होती है उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अच्छा। अगर तो सिंपल यही टाइप है कि जी हमने स्क्रीन ओवर यूज़ कर लिया तो फिर तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कोई यूज़ कर अगर किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, किसी और डिजीज़ की वजह से है,
फिर स्पेसिफिक आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं उनके। ओके, फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर ही वो भी आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करने चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मज़हर मौजूद थे, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं चैम्पियन अरशद नदीम के हवाले से, जिन्होंने ओलंपिक्स पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड हासिल किया है पाकिस्तान के लिए। जनाब, ये बहुत फ़ख्र की बात है। जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी पूरी डिटेल में आपको बताया था कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है और प्राउड फील कर रहे हैं हम सिर्फ़ और सिर्फ अरशद नदीम की वजह से, क्योंकि कल की जो उनकी परफॉर्मेंस थी, क्या शानदार परफॉर्मेंस रही है। और इसका क्रेडिट किसको जाता है, और इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ओवरऑल ओलंपिक्स पेरिस ओलंपिक्स की बात कर लेंगे। वहाँ पर बाकी भी हमारे एथलीट्स गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह एक्सेल नहीं कर पाए और वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, जो कि उनको फिर खेल से बाहर होना पड़ा। बट अरशद नदीम ने वो कर दिखाया है, और 40 साल जो इंतज़ार था गोल्ड हासिल करने का, वो ख़त्म हुआ हमारा कल का। तो क्या सूरत हाल थी इससे पहले, हमारे पास गोल्ड कब आया था, कौन से खेल में हमने गोल्ड लिया था, इस पर डिटेल में बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा गौरी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। उसामा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उसामा, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और प्राउड फील कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम अरशद की वजह से, बिकॉज उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है रात को कि दिल खुश हो गया है। और मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे अब लोग कह रहे हैं कि हम क्रिकेट से निकल के अब हम जेवलिन थ्रो के जो है ना वो फ़ैन हो गए हैं, अब हम उसके डाई हार्ड फ़ैन हो गए हैं। तो अब ये इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने आ रही हैं। खैर, हमने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी, पूरी हमने पेरिस ओलंपिक्स पे बात की कि किस तरह की हमारी एथलीट्स की परफॉर्मेंस रहेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही अरशद नदीम की। आप इस पर क्या कहेंगे? पहले तो पूरी कौम को इस पे मुबारकबाद है कि ये 32 साल नहीं 40 साल का था सफ़र। 1984 में पाकिस्तान ने आखिरी बार गोल्ड मेडल लिया था हॉकी के मुकाबलों में, लेकिन वो कहते हैं कि उसके बाद ऐसी नहूसत छाई है हमारे स्पोर्ट्स इदारों पे और इतनी बदतरीन परफॉर्मेंसेज हैं कि अब क्या कहें। आज खुशी का दिन है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता लेकिन हम चाह रहे हैं हम थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर भी बात करें कि 40 साल का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है आज, इस वजह से हम आज खुश भी है। कौन से स्पोर्ट्स में हमने उस वक्त वो मेडल लिया था, और फिर 32 और 40 साल का भी ये कुछ तज़करा चल रहा है, तो ये क्या इसका मतलब है? देखें, ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने आज तक 11 मेडल हासिल किए टोटल। उनमें से 8 मेडल हमने हॉकी में हासिल किए हैं। 32 साल पहले 1992 के ओलंपिक्स में हमने हॉकी में ब्राउन्ज मेडल जीता था, और ये मतलब हमारा गैप जो 32 साल का है वो किसी भी मेडल जीतने का है। अच्छा, सिर्फ 1992 में हमने वो भी ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में लिया था। उससे पहले भी हमने हॉकी में हमने 1984 में गोल्ड मेडल लिया था। जो एक 40 साल का अरसा है गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए, और ओवरऑल 32 साल हैं हमने किसी भी ओलंपिक में मेडल जो हासिल किया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ये पहला पाकिस्तान का गोल्ड मेडल है। और जेवलिन थ्रो में खास तौर पर ये पहला जो है गोल्ड मेडल है जो अरशद नदीम लेकर आ रहे हैं अपने इससे पहले, क्योंकि हमने 8 जो लिए हैं वो हॉकी के मुकाबलों में लिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हम तीसरा ओलंपिक है कि हॉकी के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर सके। और एक हमने रेसलिंग में लिया हुआ है और एक बॉक्सिंग में। अच्छा। और एक जो है हमने जेवलिन थ्रो में उसमें भी आ गए, उसकी कैटेगरी में भी हम अब फॉल करना शुरू हो गए हैं। बल्कि फॉल नहीं, टॉप ट्रेंड पे थे। कल जब वो जो टेबल आता है उसके ऊपर जो पाकिस्तान का नाम आ रहा था, अरशद नदीम का नाम आ रहा था, और जब वो पूरे स्टेडियम में जिस तरह वो सब्ज़ हलाली परचम लहरा रहे थे और वहाँ पे उन्होंने राउंड लगाया, इतनी खुशी हो रही थी, इतना फ़ख्र किया जा रहा था कि बाहर के मुल्क में अंग्रेज़ों के अंदर खड़े होकर हमारा नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। देखिए, ये तो बात है पेरिस की। मैं लाहौर में था, मैं मुख्तलिफ जगहों पे गया जहाँ पे ना लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे स्क्रीनिंग का इंतज़ाम भी था। तो यकीन करें कि मैंने वो जो जज्बा जोश व खरोश देखा है वो ऐसे ही है जैसे क्रिकेट के फाइनल मुकाबलों में पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और किसी भी चैंपियंस ट्रॉफी का या वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो ना, तो वो जोश व खरोश था लोगों में। और जब पहला उन्होंने जेवलिन फेंका वो मिस हुआ, लोगों में जो उदासी थी, जो इंतज़ार था वो तवील था। लेकिन जब भी उन्होंने दूसरा किया, कमाल, वो तो
जब उन्होंने दूसरा जेवलिन फेंका और वो न सिर्फ उनका कैरियर बेस्ट है बल्कि ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का सबसे लंबा जेवलिन है। 92 सेल्फ एक रिकॉर्ड तोड़ा है। गोल्ड तो लिया ही लिया, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स की जो वो जर्नी है उसके अंदर एक उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात। इस सीजन का भी बेस्ट था। और उनके जो कंपटीटर थे नीरज चोपड़ा, जिनका हम जिक्र कर रहे थे, बल्कि अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ ना, तो जिस तरह की सहूलियात बाकी एथलीट को थी, जिस तरह के रिसोर्सेज उनके पास थे, जो वसाइल थे, ट्रेनिंग वो बाहर से लेने जाते थे, उसका 5% भी अरशद नदीम के पास नहीं था। मैंने इस भी प्रोग्राम में पहले भी बात की थी कि 4 महीने पहले तक अरशद नदीम के पास जेवलिन नहीं था प्रैक्टिस के लिए। मीडिया पे इशू हाईलाइट हुआ, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उनको जेवलिन गिफ्ट किया। कितनी बदकिस्मती की बात है कि आपका वो एथलीट जो आपके लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, उसके ये हालात है, तो बाकी आप स्पोर्ट्स फेडरेशन के हालात छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा कहा जा रहा है कि 6.25 फीट कद है और 107 किलो माशाल्लाह उनका वजन है, और उनके उस चीज के साथ, उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये आसान नहीं है थ्रो करना। अरशद नदीम की जो सबसे पॉजिटिव बात है ना कि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने उनके बड़े ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए हुए हैं, उनसे मिला हुआ हूँ, लेकिन ये कि वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे जाते हैं। और रात को जो उन्होंने अपनी वालिदा से बात की थी, उन्होंने कहा था कि आज मैं इंशाल्लाह मायूस नहीं करूँगा। और उनके दोस्त कहते हैं कि आज वो 91 से ऊपर मीटर थ्रो फेंकेंगे। अच्छा, मतलब तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस था। और उनकी आंखों में आप देखिए, जब उन्होंने 92.97 का थ्रो फेंका तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल थे। एक बार भी वो गिरे नहीं, और बिल्कुल उनकी आंखों में वही चमक थी, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो किसी एथलीट की ओर नहीं थी, ना ही रात को। अब कह सकते हैं कि अरशद नदीम का कल दिन था। हाँ, ये कह सकते हैं कि अरशद नदीम का कल दिन था। वरना हम देख रहे थे कि जो इंडियन मीडिया था वहाँ पर तो सिर्फ यही चल रहा था, उनको ये था कि वो ही गोल्ड लेकर जाएंगे, जिस तरह वो मुसलसल लेते आ रहे थे। तो उनने कल भी बहुत ज़्यादा देखिए 4 साल पहले, बट उनको हमने शिकस्त फाश किया है। और कल जिस तरह, मतलब ठीक है, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, जो नीरज थे उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, सेकंड पर आए हैं, सिल्वर मेडल लिया है उन्होंने। बट फिर भी अरशद नदीम ने क्या एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दिखाई, जिसकी वजह से गोल्ड मेडल हमारे पास आ रहा है। और मजे की बात ये थी कि इधर भी फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला था। ये मजे की सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी कल की। देखिए, जनूबी एशिया में सिर्फ जो ही एथलीट हैं जो जेवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट करते हैं, एक इंडिया से नीरज चोपड़ा है और पाकिस्तान से अरशद नदीम है। अच्छा, अब देखें कि इतनी बड़ी, और इंडिया जो है वो 1.5 अरब की आबादी है, पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी है, तो ये अरबों की तादाद में लोग नजरें जमा के बैठे हुए थे। और फिर पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला था, लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं। इसमें कोई, ये वर्ल्ड कप से बड़ा मुकाबला था। लेकिन ये कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में इस तरह की ना ही पहले परफॉर्मेंस किसी ने दिखाई है, और अगर दोबारा दिखाएंगे तो वो पाकिस्तान का नेचुरल टैलेंट है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा, किसी को आज क्रिटिसाइज करने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि खुशी का मौका है। लेकिन अगर कोई आकर कहेगा कि क्रेडिट उसका है, तो फिर उसको जवाब दिया जाएगा कि नहीं है, ये क्रेडिट सारा के सारा अरशद को ही जाता है, उनकी मेहनत को जाता है। वो पंजाबी में कहते हैं, जेड़ी लाहौर तो रोटी खा के गैर सी ना उसने उसको गोल्ड मेडल जिताया, इसमें कोई शक नहीं है। और वो इंतहाई शानदार तरीके से, देखिए लास्ट टाइम जब टोक्यो ओलंपिक्स में वो बाहर हो गए थे, वो कोई भी मेडल नहीं ले सके थे। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया था। अच्छा। फिर कॉमनवेल्थ में उनका कमबैक हुआ, गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने लिया। और फिर देखिए ये माहौल वक्त क्या है। पाकिस्तान में सियासी तौर पे एक बहरानी कैफियत है, माशी तौर पर एक बहरानी कैफियत है। बिल्कुल और ऐसे है। आप सिंगल स्पोर्ट्स नेशन है क्रिकेट। क्रिकेट में क्या हालात हैं, आप क्रिकेट में भी देख लें क्या हालात चल रहे हैं। मतलब कौम हर तरफ से मायूस थी। बिल्कुल। और बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा, महंगाई में बेतहाशा इजाफा, और इस माहौल में अरशद नदीम ने जो कारकर्दगी दिखाई है, यकीनन पाकिस्तानी कौम जो है वो सारे दुख दर्द भूल चुकी है। एग्जैक्टली। रात को सब मेरे ख्याल से आज जब सारे ही ऑफिस गए होंगे ना, तो वो स्माइली फेस के साथ गए होंगे, खुशी के साथ गए होंगे कि आज कुछ भी कह ले, आज ज्यादा काम भी करना पड़े ना, हम खुशी खुशी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो हुकूमत वक्त ने क्या कोई ऐलान किया है, पुरतपाक इस्तकबाल तो किया जाएगा अरशद नदीम का जब वो आएंगे। वज़ीर आज़म ने ये बोला भी है, ऐलान भी किया है। तो इसके अलावा कोई इनामात या बाकी कोई चीज़ों के हवाले से बताया गया हो? डेफिनेटली ये अरशद नदीम का हक है कि उनको इनाम मिलने चाहिए। जब वो आए तो उनका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। अभी तक जो है वो कुछ इदारों ने उनके लिए कुछ पैसों का ऐलान किया, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने उनके लिए 5 करोड़ का ऐलान किया। अच्छा। और वहाँ पे अरशद नदीम के नाम पे एक अकेडमी बनाने का भी ऐलान किया गया जेवलिन के लिए। और मैं इसको पार्टिसिपेट ही कर सकता हूँ कि हमेशा देखें, चलो आपने एक स्टेप तो लिया ना,
ऊपर से फिर उम्मीद करते हैं कि हम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी कुछ उनको इनाम देंगे, गवर्नमेंट भी देगी, फिर पाकिस्तान के बाकी स्पोर्ट्स इदारे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब अरशद नदीम जैसे कई सितारे हैं हमारे पास, उनको भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल 4 साल बाद ओलंपिक्स आता है, आपको स्पोर्ट्स याद आता है, 4 साल बाद आपको अपने एथलीट्स की ज़िंदगियाँ याद आती हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। देखिए कितने शानदार तरीके से अरशद ने जो मेडल लिया है, वो उनका राइट है कि उनको हर तरफ से इनामात मिलें, उनकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि अरशद नदीम को देखते हुए पाकिस्तान के बाकी एथलीट्स भी इसी तरह मेहनत करें और पाकिस्तान का नाम जो है वो बाकी खेलों में भी रोशन करें। क्योंकि 40 साल का गैप है और ये 40 साल का गैप किसी स्पोर्ट्स फेडरेशन ने उसमें मदद नहीं की ये गैप खाली करने में। अरशद नदीम की पर्सनल बेस्ट है सारा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के तमाम स्पोर्ट्स इदारे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अरशद नदीम के लिए इनामात। अब मैं आपको बताऊं कि इंडिया में या बाकी जो ममालिक हैं, ओलंपिक्स में मेडल लेना कोई आम बात नहीं है। दुनिया खेलों के सबसे बड़े मुकाबले होते हैं, ऐसे ही है। और वहाँ पे गोल्ड मेडल लेना, कई ममालिक में तो ये भी रिवायात हैं कि अब आप ओलंपिक में एक मेडल ले लें तो ज़िंदगी भर आपके लिए खाना मुफ्त हो जाता है। आप कई ममालिक में ये रिवायात हैं, आपके लिए सफरी सहूलियात मुफ्त होती हैं, आपके लिए मेडिकल मुफ्त होता है, यानी कि लाइफ टाइम आपको सहूलियात मिलती हैं। क्योंकि ओलंपिक आप पूरी दुनिया जहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही होती है, आप फिर भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आप जिस तरीके से आपने कारकर्दगी टीम के साथ तो आप कर सकते हैं, बट इंडिविजुअली सारा प्रेशर आपके ऊपर है कि आपने खुद करना है सब कुछ। कोई फॉरेन कोचेस नहीं थे अरशद नदीम के पास, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब ये कि चलें इस खुशी को तो हम सही तरीके से मनाएं, लेकिन साथ साथ ये है कि हमें अरशद नदीम जैसे कई और स्टार्स हैं हमारे पास, उनका फ्यूचर को भी हमने सिक्योर करें और उनको ना, और खुद अरशद नदीम को भी ना भूलें। जो उसका हक है उसको लाजमी मिलना चाहिए। उसका हक है, उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसको सराहा जाए हर प्लेटफॉर्म पर, उसको फाइनेंशियली उसको दिए जाए पैसे, इनाम सब कुछ दिया जाए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। और फिर 40 साल बाद आपको किसी स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल मिला है, तो ये उनका राइट है। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए, और अब हमें अपनी जो सिमत है ना उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए स्पोर्ट्स के हवाले से। अब अरशद नदीम जब वापस आएंगे और उसके बाद जो बाकी एथलीट्स हैं उनकी भी राहें हमवार हमें करनी चाहिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी है, और हमने ही करनी है, हुकूमत वक्त नहीं करनी है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर अरशद नदीम लेकर आ रहे हैं, उन्होंने इंटरनेशनली हमारे लिए दरवाजे खोले हैं, जीत के दरवाजे ख़ास तौर पर वो खोल कर आ रहे हैं, तो इस जीत को हमने आगे बरकरार रखना है, ना कि हमने फिर 40 साल का खुदा ना खास्ता इतना लंबा गैप लेना है। तो ये हुकूमत वक्त पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो उसामा, पता चला है कि कब वापस आ रहे हैं, कौन सी डेट पे वापस आ रहे हैं? वो 11 तारीख के बाद आएंगे, जब ओलंपिक्स के तमाम मुकाबले ख़त्म होंगे, क्योंकि जब गोल्ड मेडल वो एक उनकी क्लोजिंग सेरेमनी होती है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना है। तो उसके बाद जो है वो 11 तारीख के बाद अरशद नदीम जो है वो वापस आएंगे पाकिस्तान, जल्द आ जाएंगे। यहीं पे मिलाएंगे, आज़ादी की खुशी और अरशद नदीम के जीतने की खुशी हम इकट्ठी मनाएंगे। और उनका एक तारीखी इंशाल्लाह मीडिया के तौर पर भी हम इस्तकबाल तो करेंगे, लेकिन पूरी कौम, रात को मेरी कुछ लोगों से बात भी, खुद मैं एक जगह पे मौजूद था जहाँ पे एक स्क्रीन का एहतमाम था, तो लोग इंतहाई खुश थे। और उनका हम खुद जाएंगे एयरपोर्ट में अरशद को रिसीव भी करेंगे और रिपोर्ट भी करेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे भी। थैंक यू सो मच उसामा कि आप यहाँ पर आए और हमसे बात की है। अरशद नदीम के हवाले से बात करते हैं, पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, इसमें कोई हकीकत है या नहीं है कि पाकिस्तान में नौजवान नस्ल के पास तफरीह के लिए कोई खातिर खा प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं है, और शायद ये इसी सोच की अक्कासी है जो हमारे माशरे में 10 साल पहले आम थी कि आर्ट और फ़नून का हमारे इक़दार में होना गलत है, इसकी इजाज़त नहीं है। हमारे उलमा और दीगर मकातब फ़िक्र ने इसमें काफ़ी गहरा किरदार अदा किया है, और शायद यही वजह है कि ना तो थिएटर है और ना ही सिनेमा बाकी बच्चे हैं हमारे पास, और उस तरह एक्सल काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारे माशरे में सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री ही वाहिद मीडियम बचा है जिससे लोगों ने ये समझ लिया है कि शायद अदब, आर्ट और कल्चर को फ़रोग देने के लिए
यही वाहिद मीडियम मौजूद है हमारे पास, या यही शायद मीडियम होता है। और इस फील्ड से जुड़े लोगों ने इसका बेदरेग इस्तेमाल भी किया और फिर एक फ़र्द की गलती को पूरे मुआशरे के सर पर यूँ थोपा कि शायद हम सब ही गलत हैं। हर रिश्ते को ड्रामा इंडस्ट्री ने TRPs के चक्कर में खूब रगड़ा, यानी जो काम दुश्मन ना कर सका था वो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने उसका बीड़ा उठा लिया था। कॉलेज यूनिवर्सिटी को तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिश्ता.com के लिए मुख्तस कर दिया है, यानी ड्रामा में ये दिखाया जाता है कि जनाब कैसे एक लड़का एक लड़की वहाँ करियर बनाने नहीं बल्कि रिश्ता ढूंढने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और हाल ही में एक और ड्रामे जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, बातचीत हो रही है, बरज़ख में जिस हसास मौजू को ज़ेरे बहस लाया गया है, इस पर मुआशरे में सख्त बहस छिड़ चुकी है कि क्या इस पर हमें बेधड़क कुछ भी दिखाना या बात करनी चाहिए। ये तो सीधी सीधी हौसला अफजाई है कि जो छुपते हैं वो अब ना छुपे, सामने आए, खुल्लम खुल्ला एतराफ़ भी करें। तो इंसानों की शख्सियत पर इसके असरात के हवाले से इतना ज़रूर कहूँगी कि बहुत से ऐसे फ़ैसले जिनको लेने से हम हिचकिचाते हैं ना, मीडिया पर तवातुर से देखने के बाद हमारे अंदर वो हसासियत ख़त्म हो जाती है और हम उन फ़ैसलों को मामूली तसव्वुर करने लगते हैं। तो ये जो ड्रामा इंडस्ट्री है, ख़ासतौर पे जो ड्रामास बनते आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, हमारे घर पे ख़वातीन देखती हैं, मतलब पूरी फैमिली बैठकर देख रही होती है इन ड्रामास को, जिनको पजीराई भी मिलती है। तो ये हमारी जो इंसानी जहन है या माशरती इक़दार है उस पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है, इस पर हमने बात करनी। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मारूफ सीरियस स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज का मौजू बड़ा हसास भी है और बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अब जिस तरह मैंने बात की है कि आर्ट आज से कई सदियों पहले ये चीज़ हुआ करती थी, फ़नून लतीफ़ा की बात होती थी, आर्ट की बात होती थी, अदब की बात होती थी, जिससे हमारा कल्चर पता चलता है कि हम किस कल्चर से हमारा ताल्लुक़ है। अब वो सारी चीज़ें, वो आर्ट, वो अदब अब ड्रामास की शक्ल में हमारे सामने आ रहे हैं। बिकॉज़ उस तरह थिएटर नहीं होता जो अदब वाला थिएटर होता है, उस तरह मुशायरे नहीं होते, उस तरह बाकी बैठकें महफ़िलें नहीं सजती हैं। अब सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री हमारी ज़्यादा पनपना शुरू हो गई है। और इस तरह के ड्रामाज हमारी इंसानी जहन और हमारे इक़दार को किस तरह मुतासर कर रहे हैं आजकल जिस तरह के ड्रामाज बन रहे हैं, कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान जो है ये भी इस हवाले से बड़ा अहम है क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में ये जो उन्वान है और ये जो इशू है ये ज़ेर बहस है और सोसाइटी में इसके ऊपर बात हो रही है। और मुझे ये बहस जो है इसमें जहाँ कहीं अफरात व तफरीत नज़र आती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती अंदाज में इस पर बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती अंदाज में इसके दिफा के लिए भी मैदान में उतर आते हैं। तो जज्बातियत से हट के इशू आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और उसके बाद फिर ठंडे दिमाग के साथ अपनी साबका जो हमारी अक़दार हैं, रिवायात हैं, उनके पस मंज़र में ये तय करना चाहिए कि हमारी हुदूद और कुयूद क्या हैं। देखें, एक बात बहुत तयशुदा है कि किसी मुआशरे के अंदर इजहार का कोई भी मीडियम हो, वो डायरेक्ट बराह रास्त मुकालमे की शक्ल में हो, वो ड्रामा की शक्ल में हो, वो बहस व मुबाहिसा हो, वो इवन जो फ़ाइन आर्ट्स की दूसरे मीडियम्स हैं, मुसव्वरी हो, शायरी हो, किसी भी इजहार के मीडियम में जब तक बुनियादी अखलाकियात की हुदूद और कुयूद मुतय्यन न की जाएँ, उससे वो बड़ा मकसद हासिल नहीं किया जा सकता जिसके लिए सारे शोबाजात जो हैं मारूफ़ हैं और लायक ताज़ीम हैं। सो मेरी ज़ाती दानिस्त में ये सारे इबलाग के ज़राए जो लोगों तक इनडायरेक्ट मीडियम में कोई बात पहुंचाने का ज़रिया बनते हैं, उन सब की अहमियत जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब जो जितना ज़्यादा अहम हो जाता है मीडियम, जैसे आज के ज़माने में ड्रामा जो है वो हमारा एक बहुत अहम शोबा है। और बल्कि आज ही के ज़माने में नहीं, हम ये देखते हैं कि PTV की शक्ल में हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन सरमाया और ज़ख़ीरा मौजूद है जिसमें ड्रामे के नाम पर बहुत अपने ज़माने के आला दर्जे के जो दानिश्वर हैं उन्होंने बहुत आम फहम अंदाज में हमारी ज़िंदगी से ही उठती हुई कहानियाँ जो है उनको बुनियाद बना के उन्होंने कंटेंट को प्रोड्यूस करते थे। उन्होंने हमारी इस्लाह भी की, हमारे मसाइल की निशानदेही भी की, मुआशरे के अंदर जो कमज़ोरियाँ थी उनकी तरफ भी जो है वो इशारा किया, पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन उनका मकसूद ये था, हमें यानी उस पूरे ड्रामे को, सारे मीडियम को देखने के बाद हम समझते हैं कि इशू आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो 1/3 हिस्से से ज़्यादा नहीं होती और 2/3 हिस्सा जो उसका वक्त जो वो हमारा लेते हैं ड्रामे की शक्ल में, उसके अंदर उन लोगों का मियार और मिजाज ये था कि मुआशरे के अंदर वो इशू जो है जिस पे बात हो रही है
उसके हवाले से भी सही रहनुमाई पहुँचे, इस्लाह पहुँचे, नए और अच्छे खूबसूरत रवैये जो ज़रा मान पढ़ते जा रहे हैं उनकी भी दोबारा से असर नो ताजगी उनमें आए और माशरे के अंदर वो पनपना शुरू हों, और एक दर्जा आगे जाके जो आम जिंदगी के छोटे छोटे मसाइल हैं उनको भी उसी कहानी में समो दिया जाता था। सो वो एक ड्रामा जो 50 मिनट का था उसके अंदर कई हवालों से कई शोबा ज़िंदगी के लोगों के लिए रहनुमाई हुआ करती थी। और आप ये देखें उसका सबब क्या है। मैं इसकी बहुत बुनियादी जो चीज़ एक मुझे फौरी समझ आती है वो ये है कि उस ज़माने का जो राइटर था ना वो एक तो ज़िंदगी के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ था, बराह रास्त ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी के मसाइल से गुजरा हुआ था और उनको समझता था। और फिर वो ना सिर्फ ये कि ज़िंदगी का मुशाहिदा उसका मजबूत था, उसका इजहार का सलीका भी बेहतर था, और उसके यहाँ सबसे अहम बात ये थी कि वो इसे अपनी एक ज़िम्मेदारी समझता था कि मुझे मुआशरे ने ये ज़िम्मेदारी तफवीज़ की है कि मैं एक इनडायरेक्ट मीडियम में, एक कहानी की शक्ल में, ड्रामे की शक्ल में, अपने किरदारों में बोलते हुए लोगों की रहनुमाई का ज़रिया बनूँ और उनके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करूँ। आप देखें ना कि उस ज़माने के जो राइटर्स थे उनमें इशफाक अहमद साहब जैसे लोग मौजूद थे, अमजद इस्लाम अमजद जैसे लोग मौजूद थे, हसीना मुइन जैसे लोग और फातिमा सुरैया बजिया जैसे जो घराने के निज़ाम पर यकीन रखने वाले लोग थे। आप देखें ना उनकी सारी कहानियाँ जो हैं वो फ़र्द और घराने की गिर्द जो है वो घूमती हुई नज़र आती है, और उसके अंदर फिर हर एंगल से वो छोटे से छोटा जो फ़िकाहिया किरदार है उसमें मज़ाक वाला किरदार, कॉमेडी का एलिमेंट है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई पैगाम मौजूद है। अगर वहाँ कोई ट्रेजेडी दिखाई जा रही है तो यकीनन उसके अंदर भी एक बड़ा पैगाम मौजूद है। तो ओवरऑल एक इस्लाह का मीडियम था। अब हुआ ये है कि जो चीज़ चौंका देती है मुआशरे के अंदर, लोगों के जज्बात को भड़काने का ज़रिया बनती है, लोगों के एहसासात पर चोट करती हुई जो चीज़ नज़र आती है, कलम से आती है। हाँ, उसके अब वो क्या होता है, उसको बुनियाद बनाकर टीआरपी का एक चक्कर पड़ जाता है, और नतीजा ये होता है कि वो मीडियम अपनी जिम्मेदारी जो है उसको बिल्कुल भूल जाता है और पसे पुश डाल देता है कि मेरा असल काम मुआशरे के मसाइल की सिर्फ निशानदेही नहीं है। और मजीद आप देखें ना जो आज का ड्रामा और पहले के ड्रामे में बुनियादी फ़र्क ये था कि पहले का ड्रामा जब अपनी आखिरी किस्त पे ख़त्म हुआ करता था तो लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ करता था उलझन के बारे में। आज का ड्रामा जो है वो आप पर एक तो शर जो है उसको बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाता है, नेगेटिविटी को बहुत प्रमोट करता है, और गोया वो शायद हमें यूं बताना चाह रहा होता है इनडायरेक्ट मीडियम में कि इस मुआशरे के अंदर अब इतना गंद हो गया, इतनी खराबी हो गई है कि अगर आप भी खराब नहीं होंगे और आप भी इतनी नेगेटिव नहीं होंगे तो शायद आप कामयाब इंसान नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। जबकि ऐसा नहीं है। मुआशरे के अंदर इन मीडियम्स की तो आखिरी दम तक ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस्लाह की तरफ रहें, पर उम्मीद रहें और लोगों को सलूशन दें। एक आदमी जो धूप में खड़ा है ना, आप उसको कितने अच्छे से अच्छे अल्फाज में बताना चाहें इस एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में बैठ गए कि धूप की तमाज़त क्या है, मैं ये समझता हूँ ये आपके मुकालमे का हक अदा नहीं होता। इससे हकीकी मानों में आप उसकी धूप का सलूशन जब उसको प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो आपकी तरफ आपसे हिदायत लेना चाहता है, आपसे गाइडलाइन लेना चाहता है। हमारा जो ड्रामा है पूरे मुआशरे के बाकी जो इस्लाह के मीडियम्स हैं उनकी तरह मैं समझता हूँ कि ये भी अपनी इस जिम्मेदारी से जो है उस तरह। लेकिन इसमें कितने लोगों की जिम्मेदारी बनती है डॉक्टर साहब? अब देखें एक जो लिखारी है, राइटर है, वो तो लिख रहा है, उसकी जो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, जो उसकी परसेप्शन है वो तो अपनी सारी उसको राइट डाउन करके लिख रहा है। आगे जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, इवन दो कि जब वो स्क्रिप्ट जाती है एक्टर्स के पास, उनके पास भी तो फहम है ना, उनके पास भी तो इल्म है कि इस चीज़ को किस तरह मोल्ड करके लेकर जा सकता है। तो इतने फिल्टर्स के बावजूद भी एक कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है जो कि नेगेटिव कंटेंट है, तो इसमें तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे ज़माने के बिल्कुल माजी करीब की मैं मिसाल आपको दूं कि जब जिस वक्त इस तरह के मन चले का सौदा और इस तरह के ड्रामे जब आ रहे थे तो उसके जो तख्लीककार थे, यानी वो एक तो पूरी टीम बैठ के इस जिम्मेदारी को ओन करती थी कि हमने मुआशरे के अंदर कोई पॉजिटिविटी इंजेक्ट करनी है। हमारे पास एक आदमी अपनी ज़िंदगी के 50 कीमती मिनट जो उसे अपनी फैमिली को देने चाहिए, जो खाने को देने चाहिए, जो रेस्ट को देने चाहिए, जो अपने घर के मसाइल की सलूशन के लिए देने चाहिए, वो हमें पूरी फैमिली मिल के स्क्रीन की शक्ल में हमें देखते हुए हमें दे रही है वो 50 मिनट। तो हमने उन 50 मिनट के साथ पूरी दयानतदारी का सलूक करना है और इनको कोई ऐसी यानी रहनुमाई अता करनी है, गाइडलाइन देनी है। दूसरा, इतनी मतलब गलत चीज़ें पोर्ट्रे की जाती हैं कि सास और बहू की लड़ाई, इवन दो के कुछ ऐसी चीज़ें भी, ऐसे हसास मौज़ूआत के ऊपर भी चीज़ें की जाती हैं कि जी किसका किसके साथ अफेयर चल गया। अब जैसे ही मैं बात कर रही थी कि यूनिवर्सिटी का उन्होंने ये कर दिया है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स या लड़का लड़की करियर बनाने नहीं बल्कि रिश्ता ढूंढने के लिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं किसी दर्जे पे ये बात भी होती होगी जो वो दिखाते हैं, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी सिर्फ इस काम के लिए
जो है ना बिल्कुल भी उसको नहीं, एक बिल्कुल भी अलामत नहीं। बना दिया गया है। वहाँ जो उसके साथ जुड़ी और बहुत सारी खूबियां मौजूद बिल्कुल। हैं। वो जो देखे ना पहले ड्रामों में भी यूनिवर्सिटी दिखाई हाँ जाती जी, थी, बिल्कुल वहाँ ऐसे भी ही। कहीं लड़के और लड़की की जाता दिलचस्पी था, भी हाँ। दिखाई जाती थी, लेकिन उसको इतना हाईलाइट नहीं उसे किया इतना जाता ग्लोरीफाई था। नहीं किया जाता था कि यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखने वाला हर बच्चा उस ख्वाब में सिर्फ यही मंजरनामा हाँ। देख रहा हो। वहाँ से वो जो इल्म था, तहकीक था, सवाल करने का एक अदब था, सलीका था, जवाब देने का एक ज़र्फ उसमें दिखाया जाता था। उस्ताद की भी तरबियत होती थी और जो शागिर्द होता था उसके लिए भी एक रहनुमाई होती थी। क्या यानी अब वो बात असल में यही है ना कि जो चीज़ दिखाई जा रही है और जो बिक रही है उसी को बुनियाद बना के वो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि एक अच्छा ड्रामा प्रोड्यूस करना जो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आ रहा है, यही कामयाब है। अभी जिस ड्रामे के हवाले से आपने तस्करा किया, आप देखें कि क्या हमारे मुआशरे के अंदर ये इशू इस तरह का है कि जिसे इतना बेबाकी के साथ बयान किया जाए। पहले तो इसको बयान करने की ज़रूरत भी है या नहीं है, पहली बात। और अगले दर्जे पे अगर कहीं ज़रूरत है भी तो फिर आप तो इजहार के सबसे बेहतरीन मीडियम में बैठे हैं ना, आपको तो बहुत करीने सलीके और एहतियात से इस बात को ज़ेर बहस लाना चाहिए। या इस तरह भोंडे अंदाज में आप उसे इस अंदाज में बयान करें कि लोग उससे इस्लाह लेने की बजाय उसको ग्लोरीफाई करना शुरू कर दें और उससे खुदा न खास्ता एक जो है ना गुमराही का जो है वो एलिमेंट पैदा होना शुरू हो जाए। आप तो बराह रास्त इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के साथ मुआशरे के अंदर ऐसे जो मनफी रवैये हैं उनकी तरवीज और अशात का जरिया बन रहे हैं, आप उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। सो ये अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। और जो तख्लीकार हैं किसी भी मीडियम में हो, यानी लिखारी से ये जिम्मेदारी शुरू होती है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि इसके अंदर कई फिल्टर्स मौजूद हैं। हाँ, और ये अगर किसी एक के कलम से अगर कोई चीज़ सरजद हो भी जाती है तो आगे वाले सारे लोगों को इसकी अपनी जिम्मेदारी को ओन करना चाहिए। आप ये देखें ना, वो जिन ड्रामों को हम बड़ा आइडियलाइज करते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क में उनकी मिसालें पेश करते हैं और वहाँ के जो इबलाग के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे वो सबक के तौर पे पढ़ाए जाते हैं। और दुनिया के और बहुत सारे ममालिक में भी हमारा ड्रामा दिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है। उसके पीछे वजह क्या थी कि हर सीन से पहले भी और हर सीन के बाद भी लोग आपस में बैठते थे, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और किरदार सारे मिल के टोटलिटी में उसके ऊपर बात किया करते थे। और एक एक सीन का एक एक फिक्रा जो है वो ज़ेर बहस आया करता था, तब इतनी बेहतरीन और यादगार चीज निकला करती थी। इसको बेहतर किया जा सकता है या हो सकता है, चांसेस हैं हमारे पास। लेकिन ये खैर की ये खूबी है कि जिस वक्त जहाँ जैसे शुरू किया जाए वहीं से शुरू हो जाती है। अच्छा। आज इस पर बात होना मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है। और मुआशरे ने जिस अंदाज में इस ड्रामे के अंदर जो इशू उठाया गया है और गैर ज़रूरी तौर पर जितना उसको ग्लोरीफाई किया गया है, उस पर जैसे मुआशरे के अंदर से एक एहतजाज कह लें या इसके ऊपर निशानदेही आई है, ये आवाज़ बड़ी हौसला अफजा है। मैं समझता हूँ कि अभी भी मुआशरे के अंदर बहुत से लोग इसको संजीदगी से देखते हैं और यहीं से हमें अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। कोई वजह नहीं है, बाकी सारी चीज़ों में हम बेहतर हैं। अगर कॉन्सेप्ट पे हमारा काम ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाए, मकसदियत को बुनियाद बना के किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये फिर दोबारा से मीडियम जो है वो खैर का जरिया बन जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है। और हम ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे थे कि ड्रामास के थ्रू हम किस तरह लोगों की तालीम और तरबियत ख़ास तौर पर प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे माशरती इक़दार के हवाले से। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।